मॉर्निंग। स्कूल खुल रहे हैं? हाँ जी, खुल रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पेज नंबर 174 खोल लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। पेज नंबर 174 वीडियो ऑन कीजिए। चमन, काव्यांश, पारस, ऋषभ, हरी अप। हाँ जी, काव्यांश पैरा पढ़ो 174 पेज पे, कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट। ऋषभ आप पढ़िए 174 पेज। वन 174 पेज पे फर्स्ट पैरा, ऋषभ शर्मा। ऋषभ, चमन वीडियो ऑन कीजिए। चलिए पारस आप रीड कीजिए फर्स्ट पैरा, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व। ऋषभ ये जल्दी से पारस से शुरू कीजिए रीडिंग। पारस। स्वतंत्र भारत का पूर्ण दायित्व आज विद्यार्थी के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी है वह ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उनका उत्थान उन्हीं उन्नति और उत्थान पर निर्भर है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अपने भावी जीवन का निर्माण सतर्कता के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, ताकि उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वह राष्ट्र और समाज के लिए भार होते हैं। बेटे वीडियो ऑन करके रखो सभी बच्चे। पहला है कि आज भारत का संपूर्ण दायित्व किस पर है। हाँ जी, भारत का संपूर्ण दायित्व आज के विद्यार्थियों पर है। आज के विद्यार्थियों पर है। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण सतर्कता के साथ करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण सतर्कता के साथ करना चाहिए। ठीक है। हेलो चमन। हेलो। यस मैम। वीडियो क्यों बंद कर देते हो आप, जवाब क्यों नहीं देते, डर लगता है? बलप्रीत। अब तो स्कूल भी खुलेंगे। हाँ जी, बस कल से शुरू है आपके। फोन आ जाएगा अभी आपको हिंदू मैम का। ठीक है, फोन करेंगे वो आपको कब आना। हाँ जी, ग्रुप में भी शेयर होएगा कि स्कूल खुल रहे हैं नहीं। हाँ मैम बता देंगे आपको, फोन कर देंगे आपको कल फोन करेंगे सबको। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, दायित्व और दृष्टिकोण शब्दों के अर्थ लिखे। दायित्व होता है जिम्मेदारी, दृष्टिकोण होता है सोचने का तरीका, ढंग। फिर है इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। इस गद्यांश का उचित दायित्व होगा राष्ट्र
उत्थान में विद्यार्थियों का दायित्व, राष्ट्र उत्थान में विद्यार्थियों का दायित्व। दायित्व। सेकंड पैरा पढ़िए, सेकंड पैरा। बलप्रीत आप पढ़िए, बलप्रीत सेकंड पैरा पढ़ो। बलप्रीत वीडियो ऑन करो। चमन आप पढ़ो सेकंड पैरा। चमन बोलिए। मैं पढ़ूं मैम? पढ़िए। आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार पत्रों का बहुत विशिष्ट और ऊंचा स्थान है। समाचार पत्र ने अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मानदंड बन रहे हैं। जिस देश में जितने अच्छे और जितने अधिक समाचार पत्र होते हैं, वह देश उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझ जाता है। बहुत से क्षेत्रों में जो काम समाचार पत्र करते हैं, वह बड़ी से बड़ी सेनाएं और बड़े बड़े राजनीति मैम क्या लिखा है? बड़े से बड़े राजनीतिक भी नहीं कर पाते। राजनीतिक नहीं कर पाते। समाचार पत्र एक और तो जनता का मत और संसार पर प्रकट करता है तथा करते हैं तथा दूसरी ओर देश में सुदृढ़ और संतुष्ट लोकमत तैयार करते हैं। देश को सब प्रकार से सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों से मिलती है, उतनी शायद किसी और चीज से नहीं मिलती। इसलिए आजकल समाचार पत्रों को बहुत महत्व है। आधुनिक युग में राष्ट्र के जीवन में किसका विशिष्ट और ऊंचा स्थान है? पढ़िए आर्यन। आधुनिक जो राष्ट्र के जीवन में समाचार पढ़िए समाचार पत्र का विशिष्ट और ऊंचा स्थान है। आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार पत्र का विशिष्ट और ऊंचा स्थान है। हाँ जी, समाचार पत्र किसके मानदंड बन रहे हैं? समाचार पत्र किसके मानदंड बन रहे हैं? समाचार पत्र देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मानदंड बन रहे हैं। फिर है, कौन सा देश प्रभावशाली समझा जाता है? जिस देश में अच्छे हाँ पढ़ो जिस देश में जितने अच्छे और जितने अधिक समाचार पत्र होते हैं, वह देश उतना ही अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। समाचार पत्रों का क्या महत्व है? पढ़िए, वीडियो ऑन रखिए बच्चे। समाचार पत्रों का क्या महत्व है? पढ़ो ऋषभ। समाज एवं राष्ट्र। पारस आप पढ़िए, समाचार पत्रों का क्या महत्व है? पत्रों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि समाचार पत्र उस देश या समाज की सभ्यता, संस्कृति तथा शक्ति के मानदंड के रूप में कार्य करते हैं। मानदंड के रूप में कार्य करते हैं। हाँ, कई क्षेत्रों में ऐसा काम कर जाते हैं। जो बड़ी बड़ी सेनाएं या बड़े बड़े राजनीतिक भी नहीं कर पाते। समाचार पत्र जनता का मत सरकार पर प्रकट करते हैं और देश को हर प्रकार से जागृत बनाते हैं।
इसका शीर्षक क्या होगा? समाचार पत्रों का महत्व। क्या शीर्षक होगा इसका? समाचार पत्रों का महत्व। ऐसे ही हमारे पास है काव्यांश। काव्यांश में भी हम यही पढ़ते हैं कि इस पेज नंबर 179 खोलिए। वीडियो ऑन रखिए पारस अपनी, आर्यन, पारस, प्रांशु, विचिता, वीडियो ऑन रखिए। ले देकर जीना भी क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, 179 पेज। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा किया करेगा रे प्रश्न, ये मनुष्य बस कातर कर अंदर। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? कायर मत बनना। ठीक है, कवि क्या कहता है कि ले देकर जीना भी क्या जीना है, और फिर कहता है कि इस प्रकार का जीवन व्यर्थ है जो किसी से उधार मांगकर जीना पड़े, किसी से कुछ मांगकर जीना पड़े, ऐसा जीवन व्यर्थ है। इस काव्यांश में किसे संबोधित किया गया है? इस काव्यांश में कवि है जो मनुष्य को संबोधित कर रहा है। फिर है कि मनुष्य को क्या नहीं बनना चाहिए? मनुष्य को जीवन में कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए, हमेशा उसको आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। इस तरह से आपने प्रश्नों के काव्यांश और गद्यांश जो करने हैं, जो पेपरों में आएंगे। ठीक है, फिर है आपको ओके मैम। हाँ जी, उसके बाद है एक मैंने आपको डायरी लेखन करवाया था, डायरी लेखन भी करवाया था ना आपको। हाँ जी, डायरी लेखन भी करवाया था आपको एक। पेज नंबर मैं देख के बताती हूँ अभी आपको। डायरी लेखन बाधिका, विज्ञापन तो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, वो कोई भी विज्ञापन आ सकता है, समझ आई? इसमें ही था। हम दूसरी क्लास का तो नहीं हो? नहीं नहीं, आपकी क्लास के में डायरी लेखन करवाया था मैंने। मैम हमारी बुक में नहीं है, इधर ही लिखा, इंडेक्स में नहीं लिखा। चलो नहीं है तो मुहावरे तो होंगे ना हमारे, मुहावरे मुहावरे। पेज नंबर 169 खोलना, 169। पहले मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? जो कि सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं। फर्स्ट लाइन में ही है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे की विशेषताएं क्या होती हैं? ये किसी बात को जो है विशेष ढंग से प्रकट करना, उसको कहते हैं मुहावरा। इसके हैं कि सही मुहावरे पर चिन्ह लगाइए। विश्वासघाती मित्र क्या होता है? आस्तीन का सांप। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अकल पर पत्थर पड़ना, उल्टे काम करना, उल्टी गंगा बहाना, बहुत अनुभवी होना, गागर में सागर भरना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, नमक मिर्च लगाना। अब मुहावरों को पूरा करना है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, इनमें 19-20 का अंतर है। नौजवान बेटे के मरते ही बूढ़े बाप पर पहाड़ टूट पड़ा, एक तो कुर्सी तोड़ दी, ऊपर से आंखें दिखा रहा है। इनकी हरकतों को देखकर मुझे यह लग रहा, समझते देर नहीं लगी कि ताल में कुछ काला है। तुम्हारे जैसा ढीठ नहीं देखा जिसके कान पर जूं नहीं रेंगती। काम निकलते ही उसने आंखें फेर ली। सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। अब तक बाप की कमाई पर ऐश कर रहे थे, अब अटके दाल का भाव मालूम होगा। शादी के बाद से तो तुम बिल्कुल ईद का क्या हो गए हो? ईद का क्या ईद का क्या होता है?
चांद। ईद का चांद हो गए हो। चांद। न्यायाधीश ने चांद। निर्णय सुनाते समय दूध का दूध और क्या किया, पानी का पानी का पानी। पानी का पानी। उपयुक्त मुहावरे लिखे। आपस में फूट हानिकारक होती है। इसका मुहावरा क्या बनेगा, घर का भेदी लंका ढाए। बहुत प्रयत्न करने पर भी लाभ कम होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। चिड़िया। हाँ, अपराधी निरपराधी पर दोष लगाए। उल्टा चोर कोतवाल कोतवाल को को डांटे। कोतवाल को डांटे। काम शुरू होते ही बाधा बढ़ना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। विपत्ति में फंसना। हाँ, बैल मुझे मार उठता है, ठीक है, या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जबरदस्ती गले पड़ना क्या होता है, मान ना मान मैं तेरा, मैं तेरा मेहमान। हाँ मैं तेरा मेहमान। ये लोकोक्तियां सारी दी हुई हैं पीछे। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये होता है परमात्मा के रंग, ठीक है। कल गर्मी थी आज सर्दी है, ये तो ईश्वर की माया है, कहीं धूप कहीं छाया। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, मतलब कि उतनी ही खर्च करना चाहिए जितनी आमदनी हो, ठीक है। फिर चमड़ी जाए पर जमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। सेठ रामलाल जो है बहुत कंजूस है, उसका तो वो नौकर के तरीका पैसे है। लेता। हाँ, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अध जल गगरी छल कर जाए, सही ढंग से काम ना करना। नाचना आता नहीं और दूसरों में दोष निकालती है, क्या तो वो हाल है राधा का, अध जल गगरी छल कर जाए। घर का बेटी लंका डाई, आपस में फूट होना, ये मैंने बता दिया। विभीषण ने घर का भेदी लंका ढाई वाला काम किया। अब मैच करना है। लोहा लेना क्या होता है, टक्कर लेना। गुड़ गोबर करना, काम खराब करना। हाथ पांव फूलना, घबराना। धज्जियां उड़ाना, धज्जियां उड़ाना। धज्जियां उड़ाना क्या होता है, दुर्गति करना। छठी का दूध याद दिलाना, छठी का बहुत परेशान दूध होना। बड़ी परेशान करना, हाँ बहुत ज्यादा। थूक कर चाटना, बात कहकर मुकर जाना। फूलाना समाना, फूलाना समाना। काव्यांश क्या होता है, फूलाना समाना। प्रांशु बहुत खुश होना, प्रेम होना। ना बहुत खुश होना। उंगली उठाना, दोष निकालना। आंखें चार होना, सामना होना। आंखें चार होना क्या होता है, सामना होना। ये सारे मुहावरे पढ़ने और इसकी एक्सरसाइज करनी है आपने, ठीक है। ओके जी। हाँ जी। ओके मैम। कल का कोई टेस्ट? कल का टेस्ट, कल का ये है कि ये जो है ना, ये मुहावरे वाला चैप्टर है जो, ये आपने पूरा करना है, ठीक है। इसी के मुहावरे का आपने, मैं टेस्ट आज ही बता देती हूँ क्या करना है आपने। ये जो मुहावरे है ना, ये मुझे क्वेश्चन नंबर इसका लिख करके भेजना है आपने। क्वेश्चन नंबर य और क्वेश्चन नंबर र, दो प्रश्न, य और र, मैच है ना। चलो द और य करने हैं, द और य, दो प्रश्न। ये आपने टेस्ट में मुझे करके भेज दिए, प्रश्न नंबर द और प्रश्न नंबर य। समझ आ गया? कल? हाँ जी, कल 170 पेज पे द और य प्रश्न दोनों करने हैं आपने। ओके मैम। और ये तो आपको समझ आ गई अब कि क्या नाम है, गद्यांश और काव्यांश कैसे करने हैं, ये तो पता लग गया ना। यस मैम, को भी आंसर आ गया। और इसमें से आपका इजी चैप्टर वाक्य और पदबंध, ये हमने कर लिया ना चैप्टर वाक्य के अंग। ये देखो पारस, जरा चेक करो, ये पारस और काव्यांश, पारस और ऋषभ, चैप्टर क्या है? नंबर 22 ग्रामर का। प्रांशु, अमनदीप, ये पारस,
हाँ जी, हो गया ना ये ऋषभ? बोलिए बेटे, तो मुझे देखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी ऋषभ बोलिए। शायद से हो गया मैम, हो गया है। हाँ जी, इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको समझाया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और दूसरा जो जिसके बारे में बात की जाए, मतलब काम जो होता है, उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, माँ क्या है, उद्देश्य है, और खाना बनाया उसके लिए, तो ये क्या है, विधि। विधेय। हाँ, तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य होते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य योजक से जुड़े होते हैं। और जो होता है मिश्रित वाक्य, उसमें एक प्रधान वाक्य होता है, बाकी उसके ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक है, बाकी वाक्य उसके ऊपर आश्रित होते हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। एक विधानवाचक, निषेधवाचक। विधानवाचक में किसी काम को जब किया जाता है, और निषेधवाचक जब किसी काम को मना किया जाता है। आज्ञावाचक जब कोई आज्ञा दी जाए जिस वाक्य में, या प्रार्थना की जाए। प्रश्नवाचक आप करते हो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आदिबोधक जिसमें खुशी, हर्ष, शोक आदि का भाव होता है। इच्छावाचक जब हम किसी दूसरों के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। संदेहवाचक होते हैं जब किसी वाक्य में संदेह का बोध होता है। ठीक है, और संकेत बोधक होता है कि जब शर्त लगी होती है कि एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने या ना होने पर निर्भर करता है। मतलब यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा। तो इसमें हमारे पास है कि पहला, इसमें उचित विकल्प। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य। और वाक्य के भेद कितने होते हैं, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 है और अर्थ के आधार पर 8 है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही काम होता है और एक ही करने वाला होता है, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के करने का सामान्य बोध हो, विधानवाचक। वह अब तक गांव पहुंच गया होगा, संदेहवाचक। ठीक है, अब इनको जो है हमने ये करके बताना है कि इसमें सरल वाक्य कैसा होगा, जिसमें बदला जाएगा जब जब जिसमें एक ही करने वाला हो और एक ही काम हो, वो सरल होगा। तो जैसे मैं जानता हूं तुम बिना आज्ञा अंदर आए हो, ठीक है, इसका सरल वाक्य बनाना है। मुझे पता है तुम बिना आज्ञा आए हो। ठीक है, इसका सरल ये बन गया। है ना बेंगलुरु सुंदर, इसका विधान बोधक बनाना है, बेंगलुरु सुंदर है, सिंपल। फिर इसी तरह से हम मिश्रित वाक्य या सरल वाक्य पहचान सकते हैं। सभी जानते हैं कि रवि विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, तो इसमें ये कौन सा वाक्य है, मिश्रित। ये मैं आपको एक्सरसाइज है ना, जो बाकी की एक्सरसाइज वो मैं आपको इसकी कल करवा दूंगी। ठीक है, अगर आपको ओके मैम। नहीं की हुई, कल कर लेंगे एक बार इसकी। चलिए, उसने परिश्रम नहीं किया। सुनिए, उसने परिश्रम नहीं किया, ये कौन सा वाक्य है, सरल। जिसमें योजक लगा होता है वो होता है संयुक्त। अब योजक कौन से होते हैं, और तथा या अथवा। जिनमें ये लगा होगा वो
संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है। फिर है रेखा ने स्नान किया और शंकर जी पर जल चढ़ाया, और लगा हुआ है इसमें, योजक लगा है, तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त। कौन सा वाक्य है ये? संयुक्त। राज्य विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह अस्वस्थ था। मतलब एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड है, तो ये आश्रित वाक्य, इसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित वाक्य। ठीक है। उपवाक्य हमने नहीं करना इसमें, और पदबंध ये नहीं करना, सिर्फ हम करेंगे सरल, संयुक्त, मिश्र और अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य, वही एक्सरसाइज में करेंगे, वो ये आपके सिलेबस में है। जिस वाक्य में खाली स्थान है, जिस वाक्य में दो वाक्य जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी उसके ऊपर आश्रित होते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। जो पदबंध क्रिया की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। उपवाक्य केवल डैश मिश्रित वाक्यों में होते हैं, सरल वाक्यों में। ये बच्चे बाकी की एक्सरसाइज हम कल कर लेंगे, मतलब कल तो नहीं है, कल तो टेस्ट है, कल आपने इस चैप्टर की रीडिंग कर लेनी है और मुहावरे की। ठीक है, वाक्य और मुहावरे। ठीक है, तो कल जो है इसी में से आपको प्रश्न दे दूंगी। ठीक है मैम, जो आपने कहा वो द और य क्वेश्चन करना है। हाँ, द और य प्रश्न, ठीक है, उसका वही भेजना आपने। ओके मैम। ओके जी, बाय।